हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप देख रहे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से होंगे, सभी ठीक से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ एएससी पाठशाला से जुड़कर जितने भी यहाँ पे पीवाईक्यूज के जो सेशन बताए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, वह भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, मैं आपकी एजुकेटर हूँ अंकिता, आप मिल ही चुके हैं। और मैं यहाँ पे पीजीटी जूलॉजी और बायोलॉजी का और किस चीज का, बॉटनी का भी क्लासेस ले रही हूँ एएससी पाठशाला में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज ही हमारा कोशिश करेंगे कि हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा आज समाप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का जितना पीवाईक्यू था एंड हो जाएगा, एंड ऑफ द पेपर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है आपको? पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिक जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है? ठीक है, जैव विविधता का क्या मतलब हो गया? बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि कितने भी आपके वहां पे जैविक जितने भी प्राणी हैं, या क्या कहते हैं, पादप हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए, उनका जो अलग अलग प्रकार का जो स्पीसीज पाया जा रहा है, जातियां पाई जा रही हैं, वह एक स्थान पे जब वो संग्रहित होती हैं और वही जातियां अगर किसी अन्य स्थान पे नहीं पाई जा रही तो उनको क्या बोला जाता है? हॉटस्पॉट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा वेराइटी है। आपने देखा होगा कि किसी किसी रेस्टोरेंट में एक ही थाली में बहुत सारे तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जो है वह रख दिए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे कहीं पे आप देखेंगे कि बस सूखी सूखी रोटी और सब्जी डाली जा रही है। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेराइटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस थाली को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो सेम उसी तरीके से जब किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा जो है वेराइटी ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि वह एरिया कौन सा होगा। पहला बोल रहा है इंडिया का एरिया है सारा का सारा। आप देखिए क्या बोल रहा है पहला, पूर्वी हिमालय एवं गंगा का मैदान, यानी कि आपको ईस्टर्न हिमालय की बात की जा रही है, और गंगा का मैदान यानी कि आपको गैंगेटिक प्लेन की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें अभी बिहार, यूपी, ये सारे क्या हो गए? गैंगेटिक प्लेन के क्या कहते हैं, एरियाज हैं। दूसरा बोल रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है आपका? वेस्टर्न घाट किधर पाए जाते हैं? आपके साउथ में पाए जाते हैं। किधर? साउथ में जो आपका वेस्टर्न का एरिया हो गया, वेस्टर्न किधर? आपका महाराष्ट्र के तरफ का जो एरिया है उधर ही आपका वेस्टर्न घाट पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूर्वी हिमालय मतलब ईस्टर्न हिमालय, किधर का? ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तीसरा है आपका ट्रांस हिमालय एवं दक्षिण पेनिनसुला। दक्षिण साउथ का पेनिनसुला आता है, यानी कि आपका एक ऐसा रीजन है जो कि कंप्लीटली जो है आपको ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या हो गया? तो आप देखेंगे हिमालय में रेंजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे माउंटेन के क्या है? लेयर है। तो ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय, और बीच में क्या जाता है आपका? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो उस ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है। चौथा आपको बोल रहा है उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है? आपका वेस्टर्न घाट पे। और कहाँ देखा जाता है? आपके ईस्टर्न हिमालय पे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। समझ गए आप? हॉटस्पॉट समझ गए आप? डाइवर्सिटी का एरिया कहाँ पे है? पश्चिमी घाट किधर पाया जाएगा, पूर्वी हिमालय का किधर है, वो लोकेशन आप समझ रहे हैं जियोग्राफिकली। तो आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है, वो क्वेश्चन आपके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से था। ठीक है, ध्यान देंगे कि इकोलॉजी भी, इन्वायरमेंट भी बायो का ही पार्ट है, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आज का सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? ठीक है, ओजोन क्षरण मतलब ओजोन डिप्लीशन की बात की जा रही है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन की बात की जा रही है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? आपको पता है एटमॉस्फेयर में, बाहरी लेयर्स में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है,
अब ओजोन की परत कहीं कहीं से क्या होती है, विलुप्त हो जा रही है, मतलब वहां से खाली हो जा रही है। तो आपको पूछा यह जा रहा है कि इनमें से किनके कारण वह डिप्लीशन जो है वह देखा जा रहा है। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखिए, क्या बोल रहा है आपके पहले ऑप्शन में कि जलवाष्प के कारण, यानी कि वाटर वेपर, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, तीसरा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा उपर्युक्त में एक से अधिक, और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ओजोन का जो क्षरण होता है वह किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस में क्या आता है आपका यहाँ पे से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको CFCl भी बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, जितने भी कूलेंट होते हैं, कूलेंट जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर में हो गए और कहाँ पे AC में हो गए, यह CFCl के ही डेरिवेटिव केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। इसीलिए जब हम यह यूज कर रहे हैं, तो जब कूलेंट जो है आपके फ्रिज या फिर आपके AC से आपके रूम को ठंडा कर रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो है यही चीज रिलीज हो रहा होता है, और इसी रिलीज होने की वजह से यह फिर ऊपर जाता है, और जाते जाते ओजोन लेयर के साथ यह रिएक्ट करके जो है ओजोन लेयर में जो O3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस O3 मॉलिक्यूल का वहां से क्षरण करता है। समझ में आ गया, आप समझ गए। नेक्स्ट पे चले, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अम्लीय वर्धा नहीं वर्षा। ठीक है, क्या है, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिडिक रेन की बात की जा रही है। ठीक है, एसिडिक रेन की बात की जा रही है, के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक है, अब देखिए उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही आपको पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एसिड रेन पढ़ा है तो आपको पता होगा। पहला क्या बोल रहा है आपको, पहला बोल रहा है आपको कि जलीय अपघटन, दूसरा बोल रहा है विघटन, तीसरा बोल रहा है ऑक्सीकरण, और बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो रासायनिक अपक्षय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय अपघटन। क्या बोलते हैं, जलीय अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहीं पे दिया हुआ है, पूछ रहा है भारत में कौन से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संबंधी कानून के जनक हैं। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी और एंड इन्वायरमेंट के जो कानून बनाए गए, ठीक है, उनके सुरक्षा के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो कानून बनाए गए, वह सबसे पहले किन्होंने दिया था कि यह बनाए जाएं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, रामदेव मिश्र, WH पियर्सल, इंदिरा गांधी, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका रामदेव मिश्र होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आज के बाद ये नाम आप याद रखेंगे। इकोलॉजी और एनवायरमेंट में जो भी लॉ आज कायम है, उनके जनक कौन थे इंडिया में, रामदेव मिश्र ही जनक थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पॉलिसीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बायो रिलेटेड कोई पॉलिसीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड कोई पॉलिसीज है, तो वह भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप उसको लेके सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यह बायो का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपका, स्लाइडेन एंड स्वान क्या प्रतिपादित किया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, स्लाइडेन क्या है, साइंटिस्ट, स्वान क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी में क्या बोला गया था, बताइए, इसी के साथ रिवाइज हो जाएगा। क्या बोला गया था कि जितने भी प्राणी हैं वह किससे बने हुए हैं, कोशिका और कोशिका के ही भागों से बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और क्या बोला गया था कि सेल ही हमारे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है वह यूनिट है, यानी कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। उसके बाद विर्चो साहब आए, इन्होंने यह नहीं बोला कि पहली बार जो है वह सेल बना किससे। ठीक है, तो यह बोल रहे थे विर्चो साहब, इसी सेल थ्योरी में आगे बढ़ाते हुए, विर्चो का भी नाम आता है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम है उनका पूरा का पूरा। विर्चो साहब क्या बोलते हैं कि जो नए भी सेल आ रहे हैं ना, वह किससे आ रहे हैं, पुराने सेल से आ रहे हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट जो है, काफी खास जो है एक सेइंग है, क्या है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है,
तो यह क्या है, यानी कि जितने भी नए सेल आ रहे हैं वह पुराने सेल से ही उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कौन सा प्रतिपादित किया था, तो आप देखिए कोशिका सिद्धांत, हमने पूरा का पूरा कोशिका सिद्धांत रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आप यहाँ पे देखेंगे, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप उसको बोलना चाहें। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बना होता है। ठीक है, अगर आपको वो पता है, उसके कंपोनेंट्स पता है आपको, तो इनमें से आप उनको चुन सकते हैं कि कौन से उनके कंपोनेंट्स है, कौन से नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा बोल रहा है फॉस्फोलिपिड। तो आपको पता होगा कि फॉस्फोलिपिड क्या है, एक तरीके का लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके का लिपिड है। तो कंपोनेंट में आपका लिपिड आता है, ठीक है, और क्या आता है, प्लस प्रोटीन आता है, और क्या आता है आपके इसमें, आपको आ जाता है शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तरह की लिपिड यानी कि वसा दी हुई है। कौन सी, एक वसा आपको दी हुई है कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और क्या दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड। क्या दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट जो है वह होता है। ठीक है, समझ गए। तो बाइलेयर किससे बना होता है, इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पर के ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर टिक करना भी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 में क्या बोल रहा है, सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वे, ठीक है, तो सामान्य कोशिकाएं नष्ट नहीं हो रही, लेकिन कौन जल्दी नष्ट हो जाती हैं, कैंसर कोशिका। क्यों जल्दी नष्ट हो जाती हैं, वही चीज आपसे पूछा है। कल जब हम यहाँ पे बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कैंसर के बारे में काफी ज्यादा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज देखना है, लिखा हुआ है पहला, उत्परिवर्तन के कारण भीतरी, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। चलिए बी है, बोल रहा है तेजी नहीं, तेजी में बढ़ने लगती है, मतलब इरेडिएट हो जाती है। ठीक है, अब सी बोल रहा है विभिन्न आकार की होती है, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो होता यह है कि कैंसर कोशिकाएं जो है वह बहुत ज्यादा तेजी से, उनमें रेडिएशन का असर देखा जाता है, यानी बहुत तेजी से जो है वह क्या होने लगती है, इरेडिएट हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी कि टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं आजकल। ठीक है, कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक्स ना हो। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट होकर आ रहा है। अवस्था यानी किसकी बात की जा रही है, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपको पता है वह किस में हो रहा है, मियोसिस में हो रहा है। किस में हो रहा है, मियोसिस में हो रहा है। मियोसिस कौन सा, पहला, कौन सा, पहला। आपको पता है फर्स्ट एंड सेकेंड मियोसिस होता है। सेकेंड मियोसिस किसके इक्वल होता है, माइटोसिस के इक्वल होता है। क्या होता है माइटोसिस, आपका समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मियोसिस 1 आपका एग्जैक्टली क्या होता है, अर्ध सूत्री विभाजन, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ होने से पहले जो है वह क्रोमोसोम जो आते हैं माता और पिता के, वह क्या होके आते हैं, क्रॉस ओवर होके आते हैं। तो वही आपको पूछ रहा है यहाँ पे, क्रॉस ओवर जो होता है मियोसिस 1 में, वह कौन से स्टेज में होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेजेस दिए हुए हैं, ये किसके स्टेज है, पहला आपका आता है प्रोफेज, फिर क्या आता है आपका मेटाफेज, फिर क्या आता है आपका एनाफेज। ठीक है, फिर क्या आता है आपका एनाफेज के बाद क्या आ जाएगा आपका टेलोफेज। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका डाइकैनेसिस आता है। तो यही जो 4 फेज है ना, इसमें से पहला जो आपका प्रेपरेटरी फेज है, क्या फेज है, आपके तैयारी का फेज है। ठीक है, यानी कि डीएनए जो है वह आपका क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बन रहा है, और इसी टाइम में क्या होता है आपका मियोसिस 1 में 4 और अवस्थाएं पाई जाती है। कौन सी, लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, उसके बाद
पैकेटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, ठीक है। ये सारी अवस्थाएं जो है यह प्रोफेज किसकी है, प्रोफेज 1 की है, ठीक है। यही अवस्थाओं में से आपको पता यह करना है कि क्रॉस ओवर एग्जैक्टली किस अवस्था में होती है, तो वह थर्ड स्टेज में होती है। और थर्ड स्टेज क्या है आपका, पैकेटिंग। तो देखिए पैकेटिंग क्या है, ऑप्शन आपके सी में है। समझ में आ गया, रिवाइज हो गया एक साथ ही पूरा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आरएनए कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, ठीक है। आपको पता है कि नहीं पाया जाता, यहाँ पे जो पूछ रहा है वह किसके कंपेयर में पूछ रहा है, डीएनए के कंपेयर में। तो डीएनए और आरएनए दोनों किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब से बने होते हैं। और उसमें मेन कंपोनेंट क्या है आपका, नाइट्रोजन बेस है। क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ क्या आता है आपका, शुगर आता है। कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। अब पेंटोज में क्या हो सकता है, या तो राइबोज होगा या फिर क्या होगा आपका, या क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज होगा। क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज। और यहीं पे क्या आंसर आता है आपके, शुगर का आंसर आता है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है वह कितने तरीके का होता है, 5 तरीके का होता है। क्या क्या, तो यहाँ पे देखिए ए यानी कि एडेनिन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, टी यानी कि थाइमिन हो सकता है, ठीक है। और क्या, यहाँ पे जी यानी कि गुआनिन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सी यानी कि साइटोसिन हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, यू यानी कि यूरासिल हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यूरासिल और थाइमिन जो है ना वो एक दूसरे के सॉरी सॉरी वह एक दूसरे के बदले आते हैं। यूरासिल किस में आ जाएगा आपका, आरएनए में आएगा। और थाइमिन किस में आ जाएगा आपका, डीएनए में आएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको पूछा है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। समझ गए आप, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरासिल। समझ गए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आपको डीएनए आरएनए वगैरह सारी चीजें रिवाइज हो गई यहाँ पे भी। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है। यहाँ जो श्वसन की बात की जा रही है किसकी, रेस्पिरेशन की बात की जा रही है। अब ऑप्शन देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इनहेल या एक्सहेल की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे फेफड़ों वाले श्वसन की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सेल्यूलर लेवल पे बात की जा रही है। किसकी, सेल्यूलर लेवल पे, यानी कि कोशिका के लेवल पे रेस्पिरेशन की बात की जा रही है। और कोशिका के लेवल पे रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, कोशिका पे लेवल पे और रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किनका निर्माण होना, एटीपी का निर्माण होना। और यह कहाँ होता है, यह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यही हो गया क्या आपका श्वसन। तो किसका ऊर्जा समृद्ध यौगिक कौन सा है, वह एटीपी। क्या है, एटीपी। समझ में आ गया आपको, ऑप्शन इसमें समझ में आया आपको। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है झीलों में यूट्रॉफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है, ठीक है। अब देखिए यूट्रॉफिकेशन की बात की जा रही है। यूट्रॉफिकेशन क्या है, तो देखिए झील में क्या पाई जाती है, यहाँ पे हमने झील बनाई, गहरी होती है। यहाँ पे पाई जाती है क्या जल, ठीक है। इसके नीचे में तलहटी में थोड़ा बहुत मृदा भी पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि धरती भी तो होगा ना, उसके सबसे इनर मतलब सबसे लोअर लेवल पे क्या होगा, मिट्टी ही होगी। तो उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। इसी न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो उगते हैं, ठीक है। अब समझिए पहला लेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद ये पौधे मरेंगे, गलेंगे, सड़ेंगे, कहाँ रह जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे।
तो अब इनमें इससे बड़ी बड़ी जो पौधे हैं वह पैदा होंगी, जो सरफेस के ऊपर तक भी जा सकती हैं, ठीक है। तो वैसे पौधे यहाँ पे पैदा होंगे, फिर वो भी जो है वह मरेंगे, सलेंगे, गलेंगे, यहीं पे वह जमा हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे यह पौधों का इसमें जनन हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मिट्टी पानी का लेवल जो है वह कम हो रहा है। अब इस पे यहाँ पे क्या होगा, जब यह पानी का स्तर पूरा का पूरा निम्न हो जाएगा तो यहाँ पे बड़े बड़े क्या होंगे, वृक्ष भी जो है वह उत्पन्न होने लगेंगे। और इसी तरीके से यह झील जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एक समतल भूमि और उसके साथ ही क्या बन जाएगा, एक वन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके किसी भी जलीय मतलब वाटर बॉडी का जो यहाँ पे किस्मिक परिवर्तन हो रहा है, एक समतल जमीन और टेरिटोरियल एक एरिया में परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति में यह होता है, तो पहला ऑप्शन आपको डीओ एवं बैक्टीरिया बोल रहा है, दूसरा आपको नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस बोल रहा है, तीसरा आपका बीओडी एवं सीओडी बोल रहा है। बीओडी सीओडी आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जा रही है, ठीक है, यह अलग कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका क्या हो जाता है कि आपको किसी भी पानी में जितनी ज्यादा क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या, यानी कि जिसको हम सरा गला सकते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत उतनी ज्यादा है, क्योंकि उसको सराने गलाने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो अब जैसे अगर आप गंगा और यमुना का कंपेयर करें तो यमुना गंगा के मुताबिक ज्यादा गंदा है, उसमें ज्यादा कचरा है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको सराने गलाने के लिए ऑक्सीजन डिमांड उस पानी का ज्यादा होगा, यानी बीओडी ऑफ यमुना इज ग्रेटर देन बीओडी ऑफ गंगा। समझ में आया आपको बीओडी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों हो रहा था, तो ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, पोषण था, क्या था, पोषण था। तो अगर यहाँ पे पोषक तत्व नहीं होते तो पहला घास जो है वह भी नहीं उगता। तो ये पोषक तत्व क्या थे, नाइट्रोजन थे और क्या थे, फॉस्फोरस थे, समझ गए। और यह कैसे आप याद रखेंगे, तो इन्हीं की कमी जो है जब होती है पौधों को तो हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसी सब का जो है वह आपूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था आपका, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जो है यह झील में क्या हो गया था, यूट्रॉफिकेशन जो है वह देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है यहाँ पे, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दाब बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किसमें बदल जाती है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है बिजली चमकने के दौरान, ठीक है, इनकी जब लाइटनिंग हो रहा होता है तो उस वक्त इसमें यह बताया गया है कि ताप यानी कि टेम्परेचर और किसके बढ़ने के दौरान, प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन किसी चीज में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वह क्या होता है आपका, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं हम लोग धरती में यानी कि मृदा में जो है वह फिक्स किया जाता है। तो नाइट्रोजन का ही अलग जो है क्या बन जाता है, वह कोई कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिक्सेशन हो रहा है जनरली, तो वह किसके कारण हो रहा है, वह ऑक्साइड बनने के कारण हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मेथड है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। एक क्या होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, और भी होता है अमोनिफिकेशन वगैरह से होता है। तो यहाँ पे जो आप फिक्सेशन की वजह बताई जा रही है वह क्या बताई जा रही है, लाइटनिंग बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको इसमें बहुत ही विस्तृत रूप से कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नाइट्रोजन साइकिल को एक बार रिवाइज कर लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा जो है वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट बार भी अगर यह क्वेश्चन आया तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 23 नंबर कि जीन विनियम एक्सप्रेशन लैक ऑपेरॉन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज बनाता है, ठीक है। तो अब आप बोलिए कि इसमें लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम कौन सा था, ठीक है, क्या था, कौन सा आपका लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहा था। तो आप देखिए पहला क्या बोल रहा है,
ट्रांस एसिटाइलेज, दूसरा क्या बोल रहा है परमिएज, तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे एन नहीं था परमिएज था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि काम कौन सा कर रहा है आपका, आपका यहाँ पे काम कर रहा है कौन सा, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा काम कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वही जो है लैक ऑपरेंस से वहां कोडेड किया जाता था, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वह वहां पे कोड किया जा रहा था स्ट्रक्चरल जीन के हिसाब से, और उसके बाद क्या होता था आपका लैक्टोज जो है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बन जाता था। जब आपका ऑपरेशन जो रिप्रेसर होता है वह वहीं पे जब बन जाता था ओ साइट पे, तो क्या होता था यही लैक ऑपरेंड कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो फॉर्म नहीं हो पाता था, तो लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस है वह कंप्लीट नहीं हो पाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड संलग्न होते हैं। तो जब कोडोन की बात की जाती है, ठीक है, जब कोडोन की बात की जाती है तो एक पूरे के पूरे जब आप सीक्वेंस देखेंगे डीएनए का, यहाँ पे स्ट्रैंड है 5' to 3', यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हम जनरली लिखते हैं ATG CTTACGT, ठीक है, जो भी। तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो क्या करते हैं कि तीन तीन का क्या करते हैं, तीन तीन का एक ग्रुप बनाते हैं, यानी ATG CTT ACG ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और यह क्या करता है किसी एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एमिनो एसिड के लिए यह एक कोड कर रहा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तीन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। यानी कि एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए आपके, 3। कितने हो गए, 3, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता। दूसरा बोल रहा है केवल मादा पेरेंट गुणात्मक विस्तार में शामिल होते हैं। तीसरा बोल रहा है जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्यों कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पूरा का पूरा एग सेल जो है वहां पे शुक्राणु यानी कि स्पर्म का क्या आता है, स्पर्म का बस इसके अंदर का न्यूक्लियस इसके अंदर आता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ये कोशिका कौन सी जाइगोट में परिवर्तित होती है, युग्मनज में ये एग सेल ही परिवर्तित होती है, यानी कि बस न्यूक्लियस बाहर से आ रहा है जो यहाँ पे क्या बना रहा है 2n बना रहा है। साइटोप्लाज्म किसका रह गया, ओवम का रह गया, ठीक है, किसका रह गया, ओवम का रह गया, यानी कि माता का रह गया, ठीक है। ओवम कौन देती है, माता देती है। तो ओवम का जो साइटोप्लाज्म रह गया, तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको पता है क्या है, यहाँ पे डीएनए या आरएनए जो पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपको मदर का आ रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मातृत्व वंशानुक्रम बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को इसीलिए मातृत्व वंशानुक्रम भी बोला जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर, सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जीन उत्परिवर्तन किस समय होता है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जीन का उत्परिवर्तन जो है वह किस समय हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि पहला ऑप्शन आपको डीएनए मरम्मत बोला हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या बोला है आपको, डीएनए प्रतिवृत्ति, तीसरा बोल रहा है डीएनए आरएनए अनुलेखन, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, और पांचवा बोल रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जब डीएनए का प्रतिवर्ती बनते रहता है यानी कि रेप्लिकेशन होता रहता है, उसी समय जीन का क्या होता है, उत्परिवर्तन भी संभव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 27 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है, ठीक है। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने काफी विस्तृत रूप से जो है आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला कि
नॉन रिपीटेटिव डीएनए, दूसरा बोल रहा है रिपीटेटिव डीएनए, तीसरा बोल रहा है सैटेलाइट डीएनए, और क्या बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है। तो अब यहाँ पे अंतर किसकी वजह से आता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से। किसकी वजह से, रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से, जो कि किसका पार्ट होता है, आपको किसका पार्ट होता है, वीएनटीआर रीजन का पार्ट होता है। बताया था ना हमने, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यानी कि बहुत सारे टाइम जो है एक ही सीक्वेंस क्या होता है, रिपीट होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग रेपिटेटिव डीएनए भी बोलेंगे। ठीक है, और वही रेपिटेटिव डीएनए जो है यूज किया जाता है किसके लिए, सीक्वेंसिंग के लिए। ये कुछ कोड करता है क्या, क्या यह कुछ कोड करता है, नहीं, इसका कोडिंग में कोई भी रोल नहीं होता। यह एक नॉन कोडिंग जीन है। क्या है, नॉन कोडिंग जीन है। ठीक है, मतलब ये वेस्ट है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका हमने यूज क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया, क्योंकि हमने पैटर्न देखा कि जिस तरीके से हर एक इंसान का थंब प्रिंट अलग होता है, वैसे ही इस रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस में जो वीएनटीआर होता है, वह मतलब नंबर कितना बार वह रिपीट होगा और उसका सीक्वेंस क्या है, वह हर इंसान के लिए अलग देखा गया है। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जीन टैक्सी मतलब क्या हुआ, टैक्सी मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर का क्या काम है, मतलब ये गाड़ी हुई ना, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ड्राइवर छोड़िए, टैक्सी मतलब क्या हुआ, गाड़ी हुआ। ये क्या है, आपके वाहन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, वाहन का। यानी कि अगर आप इसमें बैठेंगे, ठीक है, अगर आप इसमें बैठते हैं तो यह आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। तो अब देखिए जीन क्लोनिंग में क्या की जाती है कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक दूसरे प्लाज्मिड डीएनए में यानी कि ज्वाइंट किया जाता था, और जब यह प्लाज्मिड अपना दूसरा प्रति बनाता था तो उसके साथ क्या होता था, यह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी दूसरा प्रति बन के तैयार हो जाता था। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मिड, यानी कि क्या है आपका जीन टैक्सी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहक, वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29 आपको, बोल रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है। ठीक है, जैविक कैंची मतलब क्या हो गया कि जब आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा होता है तो उसमें क्या किया जाता है, आपका एक जो डीएनए का पूरा टेम्पलेट है, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ का एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग जीओआई भी बोलते हैं। उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह जब हम अटैच करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे उसको क्या करना होगा, काटना होगा। तो यहाँ से जो काट रहे हैं तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वह क्या यूज किया जाता है, एंजाइम यूज किया जाता है। ठीक है, उसी एंजाइम का आपको नाम पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइगेज। लाइगेज मैंने आपको बताया था किसका काम करता है, ग्लू का। किसका काम करता है, ये ग्लू का, यानी कि यह ज्वाइंट करता है। पॉलीमरेज किसका काम करता है, फोटोकॉपियर मशीन की तरह, मतलब वो चीजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मतलब ऐड करते रहता है, ऐड 1 2 3 4 आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो वह क्या करेगा, पॉलीमरेज। तीसरा आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन का काम क्या है, प्रतिबंधित करना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से यहाँ को प्रतिबंधित करके जो लिया जा रहा है वह क्या काम करता है, रेस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इनसाइड में कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, आउटसाइड में कट लगाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इंडोन्यूक्लियस। सी नंबर क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलीमरेज, बहुत ही ज्यादा गंदा यहाँ पे क्या कहते हैं, टाइपिंग है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है। ठीक है, पहला बोल रहा है आपको डीएनए प्रवर्धन, दूसरा बोल रहा है डीएनए की मरम्मत से, तीसरा बोल रहा है आपका प्रतिकृतिकरण से, और चौथा बोल रहा है क्या आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डीएनए का प्रवर्धन जब होता है, मैंने बताया था ना, एक से एक में दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, जब ये जुड़ रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उससे क्या होता है, जब हम उसी तरीके से जोड़ के पूरा सीक्वेंस बनाते हैं और उसी सीक्वेंस को जब हम बहुत बार रिपीट करेंगे तो हमारा नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे हम डायरेक्ट फोटोकॉपी तो नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक लेटर को टाइप कर रहे हैं, एक एक लेटर, एक एक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए प्रवर्धन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डीएनए या आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वेक्टर मैंने बताया था आपको, किसको बोलते हैं, वाहक को बोलते हैं, यानी कि वह क्या था आपका, प्लाज्मिड था। ठीक है, तो ये तो आपका पहले ही आप क्रॉस कर दीजिए। दूसरा आपका प्रोब है, तीसरा आपका क्लोन है। तो क्लोन भी मैंने बताया था कि जब एग्जैक्ट बनाया जाता है एक कोशिका का दूसरा कोशिका, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोन करते हैं। ठीक है, तो क्लोन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रोब। प्रोब क्या बोलते हैं, जब किसी भी सेगमेंट में, जैसे मान लिया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही ठीक है, हम ऐसा बनाएं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, पीसीआर की मदद से, उसमें ऐसा हम लोग न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, जिसमें क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी है। क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, यानी कि उसको हम अगर देखना चाहें तो उसको वो इस तरीके से मतलब उसमें लाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप एक विशिष्ट डिवाइस से उसको देखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, इस तरह के न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन के सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रोब, यानी कि उसी को प्रोब बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करती है। तो इसमें आपको प्रदर्शित यह कर रही है कि एबीओ है, जनरली 2 अलील होते हैं एक ही लक्षण के, कितने होते हैं, जैसे टॉल और शॉर्ट, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, और बताएं येलो और ग्रीन। ठीक है, ये सारे क्या है, 2 अलील है एक ही लक्षण के, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है, ए, उसके साथ बी, उसके साथ ओ, यहाँ पे एक से ज्यादा अलील पाया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकाधिक अलील, यानी कि मल्टीपल अलील बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, डी था। नेक्स्ट में बोल रहा है किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण जो है वह क्या होते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है पहला बोल रहा है लेमार्क का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा बोल रहा है मेंडल के हरे मटर पर कार्य, तीसरा बोल रहा है आपका डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, पांचवा बोल रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे कौन से विशिष्ट गुण के स्पष्ट होने की बात की जा रही है, वंशागति और उत्तराधिकार के। ठीक है, किसके, वंशागति और उत्तराधिकार के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, डार्विन का सिद्धांत क्या बोल रहा था कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्या बोल रहा था, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है, यानी कि पर्यावरण जो है वह प्राकृतिक रूप से सिलेक्ट करती है कुछ प्राणी को, उनमें विकास होता है, वही आगे बढ़ते हैं। लेमार्क का क्या सिद्धांत था कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी लेमार्क ने दिया था, यानी कि हम जिस अंग को सबसे ज्यादा यूज करते हैं वह अंग जो है वह ज्यादा विकसित हो जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे छोटे गर्दन वाले जो जानवर थे उसी से जिराफ टाइप के लंबे गर्दन वाले जानवरों का विकास हुआ, क्योंकि पत्तियां जो है वह एक पौधे पे पहले नीचे पाई जाती थी, फिर जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई एक वन में तो ऊपर की पत्तियां बन गई, तो उनके गर्दन लंबे हो गए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये उनका सिद्धांत था। लेकिन मेंडल के हरे मटर पर कार्य ने क्या बताया था कि एक से दूसरे जनरेशन में लक्षण कैसे जा रहे हैं, यानी कि हेरिडिटी किसने बताया था, वंशागति किसने बताया था आपको, मेंडल नहीं बताया था। और इन्होंने कार्य किस पे किया था, इसी मटर पे कार्य किया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया आपको? 34 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो पेपर है वह आपका खत्म हो जाएगा। इसमें बोल रहा है विकास से कौन सा संबंधित है। ठीक है, पहला बोल रहा है आपको परिवर्तन, दूसरा बोल रहा है प्रतियोगिता, तीसरा बोल रहा है प्रजनन, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से सभी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब
विकास आता है तो क्या आता है बताइए? इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन जब होता है तो सबसे पहले क्या आता है? इवोल्यूशन किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पे? चेंजेस की वजह से। किसकी वजह से? चेंजेस की वजह से, वैरायटी की वजह से, ठीक है। तो इससे किसका सबसे पहले इसका संबंध किससे होगा? चेंजेस से, इवोल्यूशन का, ठीक है। अब यही चेंजेस आती हैं बहुत सारी चीजों की वजह से, जैसे कि आपका उसमें सबसे मेन चीज क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकास से संबंध कौन सा होगा? सबसे पहले ए होगा। क्या होगा? परिवर्तन, यानी कि चेंजेस, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका डार्विन के ऊपर, ठीक है। डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति का, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले भी कि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। आपको पूछा इसमें यह जा रहा है यह प्रकाशन जो है वह कब का है, ठीक है। आपको 1849 दिया हुआ है, 1859 दिया हुआ है, 1869 दिया हुआ है, ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1859 में। याद रखेंगे आप, ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुक का नाम नहीं बल्कि उसका कब वह दिया गया था, वह बुक कब रिलीज हुआ था, उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आज का जो है यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 का जूलॉजी पोर्शन जो है वह कंप्लीटली जो है वह फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लासेस से हम 1.0 का जो है पीवाईक्यू वह लेकर आएंगे और उसका डिस्कशन जो हो वो होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और एएससी पाठशाला के साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं थी आपकी एजुकेटर अंकिता और आज का सफर यहीं तक का है। तब तक के लिए धन्यवाद।